हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी गेटवे फ्री एनसीईआरटी सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज। जी हाँ, आज हम करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी से चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम यानी कितने प्लैनेट्स हैं, स्टार, मून, सेलेस्टियल बॉडीज, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। देखिए स्टूडेंट्स, जब सनसेट होता है, सूरज ढलता है, क्या आपने उस टाइम स्काई को, आसमान को देखा है? तो अगर आपने देखा है, क्या एक्सपीरियंस किया है? वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। रात को सूरज ढल जाता है, तब हमने देखा कि आसमान में कुछ ब्राइट डॉट्स हमें नजर आते हैं, शाइन कर रहा होता है। देखा है ना आपने नाइट में स्काई, तो वहां पे आपको हल्के हल्के शाइनिंग करने वाले डॉट्स दिखाई देते होंगे। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। ये बहुत सारे होते हैं, लाख, करोड़, बहुत सारे, यानी आप गिन भी नहीं सकते, इतने सारे होते हैं, नंबर बढ़ते ही जाते हैं। जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे आपको लगता है कि और भी बढ़ रहे हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। इतने ज्यादा होते हैं ये शाइनिंग डॉट्स कि आप उनको काउंट भी नहीं कर पाते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट, अदर डिम। ये ऐसे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कई जिनमें ज्यादा चमकदार होते हैं, कई थोड़े डिम भी होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है जैसे आसमान में मानो किसी ने डायमंड्स को पिरो दिया हो, है ना। डायमंड होता है हीरा, वो हीरे की तरह चमक रहे होते हैं ना। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, तो चमकदार होते हैं वो सारे। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others. अगर आप देखो तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो चमक नहीं रहे होते, ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं। रोशनी तो होती है ब्राइट, वो शाइन कर रहे होते हैं, लेकिन वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. जैसे आपने चांद को देखा होगा, चंद्रमा को देखा होगा, वो कंटिन्यूअसली शाइन कर रहा होता है, वो फ्लिकर नहीं कर रहा होता है, ट्विंकलिंग नहीं होता है, यानी झिलमिलाता नहीं है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. तो ये जो चांद है आपने देखा होगा, बहुत चमकदार होता है, ब्राइट होता है। ये कई बार आपको, यानी आपने हमेशा मोस्ट ऑफ द डेज आपने चांद को देखा ही होगा आसमान में। It may however appear at different times in different shapes and at different positions. ऐसा भी होता है कि different टाइम्स पे भी आपने देखा होगा, अलग अलग उसकी शेप भी देखी होगी। कई बार आपने पूरा गोल देखा होगा चंद्रमा को, है ना। कई बार आपने सेमी सर्कल के टाइप में भी देखा होगा, कटा हुआ देखा होगा, ठीक है। और इवन उसकी पोजीशन भी, कई बार आप ईस्ट में देखते हो, कई बार आप वेस्ट में देखते हो, तो उसकी पोजीशंस भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। फुल मून यानी पूरा चांद अब आप मंथ में सिर्फ एक बार देख सकते हो, जब आपको पूरा सर्कल के टाइप में दिखता है ऐसे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फुल मून। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? उसको पूर्णिमा कहा जाता है। यानी पूर्णिमा की रात को आपको चांद कैसा दिखाई देता है? पूरा सर्कल के जैसा दिखाई देता है और पूरा चमकदार होता है, ठीक है। जब 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट क्या होता है? 15 डेज का ये टाइम पीरियड होता है। तो 15 दिन बाद आप क्या देखते हो कि जो आपको ये सर्कल की तरह फुल मून दिखाई दे रहा था, या चांद आपको जो दिखाई दे रहा था, वो अब आसमान में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो जब आपको चांद दिखाई नहीं देता है आसमान में, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। उस पोजिशन को क्या बोलते हैं? न्यू मून बोलते हैं, और हिंदी में उसको अमावस्या बोलते हैं। यानी अमावस्या की रात को क्या होता है? यानी अमावस्या की रात को आपको चांद दिखाई नहीं देता। On this day you cannot watch the night sky best provided it is a clear night. तो जब चांद आपको आसमान में दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो पूरा आसमान आपको क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि कोई रोशनी नहीं होती ना, इसलिए। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि डे टाइम में आपको मून, या फिर जो ये आपको रात को जो डॉट्स दिखाई दे रहे थे, ब्राइट वाले ऑब्जेक्ट्स थे जो झिलमिला रहे थे, वो आपको डे टाइम में क्यों नहीं दिखाई देते? क्या वो डे टाइम में कहीं चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। क्योंकि दिन के समय में सूर्य की रोशनी ही इतनी ज्यादा होती है, इतनी चमकदार होती है, कि कोई और ऑब्जेक्ट हमें दिन में दिखाई देता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दिन में गायब हो जाते हैं, दिन में भी वो वही है, लेकिन सन की लाइट ज्यादा ब्राइट होने की वजह से हमें वो जो नाइट में दिखाई देते हैं ना ऑब्जेक्ट, वो डे टाइम में दिखाई नहीं देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये जो रात में हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे, या फिर जो मून है, जो सन है, इनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेलेस्टियल बॉडीज। यानी ये ब्राइट होती हैं, शाइनिंग होती हैं, ठीक है, ट्विंकलिंग कर रही होती हैं कई इनमें।
तो ये सारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कई इनमें ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो बहुत ही आकार में बड़ी हैं और क्या है, गर्म भी हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, वो कैसी होती हैं, गैसेज से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी हीट होती है, अपनी गर्माहट होती है और उनकी अपनी रोशनी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, यानी उनकी रोशनी जो होती है वो ज्यादा मात्रा में वो एमिट करते हैं, छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। अब इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को जो हमें रात में दिखाई दे रही थी, जो डॉट 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 करके दिखाई दे रही थी, वो सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, स्टार्स हैं। द सन इज अ स्टार, जो ये सन है, सन भी क्या है, एक तारा है। स्टार्स किसको बोलते हैं, तारों को। रात को हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं ना, तो सन भी क्या है, एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जितने भी झिलमिलाते हुए तारे हमें रात में दिखाई दे रहे होते हैं, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, वो क्या होते हैं, सन के जैसे ही वो भी क्या है, स्टार हैं। जैसे सन क्या है, एक स्टार, ऐसे ही वो क्या है, स्टार्स हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। सन की तरह उनमें भी हीट होती है, लेकिन उनकी हीट हम फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उनकी लाइट और हीट को हम फील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए हम उनकी हीट को और लाइट को फील नहीं कर पाते। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं, कब, जब वो ज्यादा दूरी पर हों। ठीक है, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स when it is flying at a great height। आपने देखा होगा कि जब आसमान में जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, जब वो उड़ रहा होता है तो हमें वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो असल में छोटा नहीं होता है। छोटा किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब आप रात को आसमान देखते हो, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। आपने कभी नाइट में या कभी एक्सपीरियंस किया हो, या अगर नहीं किया तो प्लीज देखें जरूर। तो जो तारे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न सा बना रहे होते हैं, तारों का झुंड मिलकर कुछ ना कुछ आकृति फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, जब वो कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। उर्सा मेजर और बिग बियर, ये क्या है, ये भी एग्जाम्पल है कॉन्स्टेलेशन का, यानी उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, कॉन्स्टेलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर इनको बना रहे होते हैं, ये एक पैटर्न है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। आपने देखा होगा कि 7 तारों का एक पैटर्न बना होता है आसमान में, रात को देखना आप, अगर आपने नहीं देखा तो उसका क्या नाम है, सप्तऋषि उसको बोला गया है। ये भी क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इसमें 7 तारे हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। आप अपने परिवार के किसी मेंबर से या फिर किसी पड़ोसी जो बड़ा हो आपसे, है ना, कि आप मुझे नाइट में तारे दिखाइए, प्लैनेट दिखाइए, या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखाइए, आसमान में कौन कौन से हैं, वो आपको जरूर उनका नाम भी बताएंगे। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने समय में क्या होता था, तारों के जरिए ही डायरेक्शंस को देखा जाता था, डिटरमाइन करते थे। जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, अगर आपके दादाजी हैं, परदादाजी हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो पुराने समय में क्या होता था, तारों की दिशा से ही हम डायरेक्शंस भी फाइंड कर लेते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे जो नॉर्थ स्टार है वो कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। इसकी जो पोजीशन होती है वो ऑलवेज सेम ही होती है, यानी वो नॉर्थ में ही दिखाई देगा, वही पर्टिकुलर पोजीशन उसकी फिक्स है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या था, कॉन्स्टेलेशन था ना, 7 स्टार्स का क्या था, ग्रुप था। इसके जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ये कहते हैं, देखिए फिगर 1.1 में देखिए, अगर आप इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करो, ठीक है, सप्तऋषि, ये क्या है, ये सप्तऋषि हैं। कहते हैं इसके यहाँ पे 2 स्टार्स पे आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, तो आपको क्या दिखाई देगा, नॉर्थ स्टार आपको दिखाई देगा। इसी से पुराने टाइम में क्या करते थे, लोकेशन को, डायरेक्शन को लोकेट करते थे, इंडिकेट किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। चमकते किससे हैं, वो तारों की रोशनी से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी बॉडीज को क्या बोला जाता है,
प्लैनेट्स बोला जाता है, यानी ग्रह बोला जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। जो ये प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक भाषा का वर्ड प्लैनेटाई है, उससे आया है। विच मीन्स वंडरर्स, जिसका मतलब क्या होता है, वंडरर होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है, अर्थ। तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ अपने ऊपर जितनी भी लाइट है, हीट है, कहाँ से ले रही है, डायरेक्टली सन से ले रही है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। जो सन है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो कौन सा है, सन। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जैसे अब हम धरती से देखते हैं चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देता है, शाइनिंग दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम चांद से अर्थ को देखें तो अर्थ भी हमें कैसी नजर आती है, शाइनिंग नजर आती है, क्योंकि वो लाइट कहाँ से ले रही है, सन से ले रही है। सन की लाइट हिट करती है डायरेक्टली और उससे वो चमकदार दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जिस मून को हम देखते हैं आसमान में वो क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारी अर्थ की कंपेनियन है, साथी है, जो हमारे अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, मूव्स कर रहा है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स। 8 नहीं, अर्थ को मिलाकर 8 बनते हैं। अर्थ के बिना कितने हैं, 7 हैं। जो क्या करते हैं, हीट और लाइट किससे लेते हैं, सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और इनमें से कईयों के क्या है, अपने मून्स हैं। मून्स यानी अपनी सैटेलाइट्स हैं, और कईयों की नहीं है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। दो सोलर सिस्टम, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। ये कह रहा है सन, 8 planets और सैटेलाइट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एस्टेरॉइड्स जिनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, मीटियोरॉइड्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये सारे मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। हम इसे क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं, सोलर फैमिली कहते हैं, और जिसका हेड कौन है, सन है, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली, द सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है सोल के बारे में। सोल इन अ रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल क्या है वर्ड, ये रोमन लैंग्वेज में जो माइथोलॉजी है उसमें इसका मीनिंग बता रखा है। कहते हैं सन गॉड इसका मीनिंग है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर किससे रिलेटेड है, सन से। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो सन का जो परिवार है उसको क्या बोला गया है, सोलर सिस्टम बोला गया है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। द सन इज द सेंटर, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सोलर सिस्टम में बिल्कुल सेंटर में है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये किससे बना है, ये बहुत बड़ा है और बहुत गर्म गैसों से ये मिलकर बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। कुछ ऐसा फोर्स इसमें लगा हुआ है जिसकी वजह से ये सारे सौर परिवार को बाइंड करके रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो सन क्या है, सोलर परिवार के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है, किसका, हीट का और लाइट का। But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star। बट ये इतना ज़्यादा गर्म है, इतने गर्म होने के बावजूद भी हमें वो वाली गर्माहट अभी इसकी महसूस नहीं होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के, बट ये इतना भी नियरेस्ट नहीं है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, ये दूर भी है। कितना दूर है सन, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो सन से अर्थ का या अर्थ से सन का डिस्टेंस है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कितने हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, अब दूरी के हिसाब से अब उनका ऑर्डर बता रखा है कि किस क्रम में है वो। फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। पहला क्या है जो सन के नजदीक है, मरकरी, उसके बाद है वीनस शुक्र, फिर है हमारी अर्थ, फिर है मंगल ग्रह, फिर है जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर सैटर्न है शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून अरुण और वरुण। इसको आपकी बुक में बहुत ही इजी ट्रिक से लर्न भी करवा रखा है। देखो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल, ये ट्रिक एज अ ट्रिक आप यूज कर सकते हो इनको लर्न करने के लिए, ठीक है। एम से क्या है, मर्क्यूरी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, S Saturn, U Uranus and Neptune. All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. अब ये जितने भी ग्रह हैं ये क्या है, एक फिक्स पाथ में सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, बुक में पिक्चर दिखा रखी है। ये पिक्चर में देखिए, ये सेंटर में क्या है, सन है, फिर मर्क्यूरी है, फिर क्या है, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
अब ये सेंटर में है और ये जितने भी प्लैनेट हैं 8 के 8 प्लैनेट क्या कर रहे हैं, ये सन के अराउंड एक फिक्स पाथ है जिसको एलिप्टिकल पाथ बोला जाता है, ठीक है, ऑर्बिट, ये एक फिक्स पाथ में चक्कर लगा रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है। एलोंगेटेड दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब इनको क्या बोला जाता है, जिस पाथ में ये चक्कर लगा रहे हैं इसको बोला जाता है ऑर्बिट। मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन, तो सबसे नजदीक सन के कौन सा प्लेनेट है, वो है मर्करी। मर्करी फर्स्ट नंबर पे है ना, तो ये सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट में ये जब सन के अराउंड चक्कर लगाता है तो कितने डेज में ये कंप्लीट कर लेता है वन राउंड, 88 डेज में। मर्करी एक राउंड पूरा करने में 88 डेज लगाता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, उसको क्या बोला जाता है, अर्थ की जुड़वा भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो साइज है, शेप है, वो तकरीबन अर्थ के साथ मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 9 प्लैनेट होते थे पहले आपके सौरमंडल में, तो उनमें जो 9वां ग्रह था वो प्लूटो था, लेकिन अगस्त 2006 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब ये प्लैनेट में नहीं गिना जाता, ठीक है। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आर डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। जो प्लूटो है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक ये यूनियन है, इसकी मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया था कि प्लूटो को भी अदर सेलेस्टिकल बॉडीज में इंक्लूड करके उसको क्या माना गया था, एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन के सबसे नियरेस्ट थर्ड नंबर पे कौन आती है, अर्थ। इन साइज इट इज इन 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर हम इसकी साइज के अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग दे इसको, तो ये 5th नंबर पे आती है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। देखिए ये कुछ इस तरह से है, तो यहाँ से पोल्स पे, ये पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या है, पोल्स पे ये फ्लैट है, ओके। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। तो इसकी अर्थ की जो शेप है उसको क्या बोला गया, जियोड बोला गया। किस वजह से, क्योंकि ये अपने पोल्स पे क्या है, फ्लैटेंड है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब हम ये फैक्ट्स देख लेते हैं, जो यहाँ पे 2 फैक्ट दे रखे हैं। वर्ड ओरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जितने भी हम वर्ड्स, वो तकरीबन किसी ना किसी भाषा से वो वर्ड लिए गए होते हैं। जैसे जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है जियोग्राफी, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से है, ग्रीक से है। ग्रीक लैंग्वेज से इसका ओरिजिन है, विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो रिलेट करती है अर्थ के डिस्क्रिप्शन को। इट इज़ अ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर ये बना है। फर्स्ट वर्ड है जी, जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मीनिंग होता है राइटिंग, राइट। तो जैसे हम जियोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्टडी करने के लिए। ज्योमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोड ये फॉर्म करता है अर्थ की शेप को। नेक्स्ट फैक्ट दे रखा है, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। मतलब कि जो मानव है उसको अच्छा लगता है, फैसिनेटेड लगता है नाइट में स्काई की तरफ देखना, है ना। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। तो जो ऐसे ह्यूमन बींग हैं जो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज को, इनकी मूवमेंट के बारे में, उनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्टा वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशंट इंडिया। पुराने समय में अगर भारतीय कोई था जो एस्ट्रोनॉमर था तो कौन था, आर्यभट्ट था, ठीक है। इन्हीं का ही वो कंसेप्ट था जो कहते हैं कि जो मून है और अदर प्लैनेट्स हैं जितने भी हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, सन की लाइट को, ठीक है। यानी सन की लाइट की वजह से उन पे रोशनी आती है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज के समय में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर हैं जो बिजी हैं किसमें, संसार के बारे में एक्सप्लोर करने में, अंतरिक्ष के बारे में, यूनिवर्स के बारे में कि क्या क्या है, ठीक है, कितने प्लैनेट्स है, क्या और भी कोई प्लैनेट है, तो इन सब के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो आज भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशंस एक जीवन के लिए, सपोर्ट के लिए, जो जीने के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं फेवरेबल, वो कहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट एक ही प्लेनेट पे हैं। वो कौन सा है, अर्थ, जिस पे हम रह रहे हैं। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ऐसा प्लेनेट है जो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी है, एयर यानी हवा है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए जो क्या है, पानी और हवा बहुत ही ज़रूरी है, और वो दोनों चीज़ें ही अर्थ पे अवेलेबल हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। तो जब हम इनहेल करते हैं, जो लाइफ सपोर्टिंग गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है अर्थ की एयर पे।
बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी वजह से ये जो क्वालिटी है, ये जो कारण है, इसी वजह से अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट बोला गया है। किसका? सौर मंडल का। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम अंतरिक्ष में बाहर से देखें अर्थ को, तो अर्थ कैसी दिखाई देती है? ब्लू। अर्थ कैसी दिखाई देती है? नीली। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि जो अर्थ का 2/3 पार्ट है वो कवर है पानी के साथ। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। तो ब्लू प्लेनेट किसको बोला गया? अर्थ को। क्यों बोला गया? क्योंकि अर्थ का 2/3 सरफेस क्या है? पानी से कवर है, ढका हुआ है। देन अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। हमारी अर्थ का एक ही एक सैटेलाइट है, जिसको क्या बोला गया है? चंद्रमा, यानी मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो इसका डायमीटर है वो कितना है? अर्थ के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो ओनली 1/4 ऑफ अर्थ है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द आवर प्लेनेट। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी अर्थ के, हमारी प्लेनेट के ये बिल्कुल नजदीक है, बहुत पास है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो अगर हम डिस्टेंस लगाएं अर्थ और मून के बीच तो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो हमने डिस्टेंस पढ़ा था एज ऑलरेडी कि जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है वो कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर था। और जो मून और अर्थ के बीच में है वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ये किसकी इमेज है? ये मून की इमेज है। देखिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है मून, तो कितने दिन में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है? 27 डेज में, यानी 27 दिन में अर्थ के अराउंड मून एक चक्कर पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी ये एक स्पिन करने में एग्जैक्टली इतना ही टाइम भी लगा लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो यही कारण है कि हमेशा क्या होती है? चंद्रमा की एक ही साइड हमें विजिबल होती है, दूसरी साइड विजिबल नहीं होती। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चांद पर धरती जैसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट करती हो। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। ना ही चंद्रमा पे पानी है और ना ही एयर है। इट हैज़ माउंटेन्स, लेकिन इस पे क्या है? पर्वत जरूर है इस पे। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे दे रखा है। ये लाइट के स्पीड का है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लाइट की स्पीड बता रखी है कि एक मिनट में कितना, एक सेकंड में कितना किलोमीटर या कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3 लाख, अप्रॉक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड है ये। येट इवन विद दिस स्पीड, इसी स्पीड के साथ ही जो लाइट है सन से कितने मिनट में पहुंचती है धरती पर? 8 मिनट में। तो अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट लग जाता है धरती पर सन की रोशनी आने में। यानी जो अब आपको सन रेज यहाँ पे फील हो रही हैं उनको तकरीबन वहां से आते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एस्ट्रोनॉमर। ये कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने चंद्रमा पर क्या रखा? अपना कदम रखा। कब रखा था? 21 जुलाई को 1969 में। नेक्स्ट क्या है? एक वर्ड आ रहा है बार बार, आपने सैटेलाइट, सैटेलाइट वर्ड बार बार आ रहा है यहाँ पे। वो क्या होता है? अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जैसे ग्रह सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही ग्रहों के अराउंड जो चक्कर लगाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? सैटेलाइट। ठीक है, ये 2 टाइप की होती हैं, नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती हैं। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये किसी लिए बनाई जाती है? इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में और इवन जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके बारे में भी। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट, ये रॉकेट के द्वारा ले जाई जाती है। एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें इसको प्लेस किया जाता है, छोड़ा जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एडुसैट। तो ये क्या है? इंडियन सैटेलाइट्स हैं, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, इनसैट, IRS, एडुसैट। ये देखिए यहाँ पे ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं ये उनकी इमेजेस दे रखी हैं। ठीक है, हम मून के बारे में पढ़ रहे थे ना। मून पे क्या था? एयर और वाटर नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्या था? माउंटेन्स थे, प्लेन्स भी हैं और डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, उबड़ खाबड़, जो हमें उबड़ खाबड़ सी आकृति दिखाई देती है ना, गड्ढे, तो वो भी है वहाँ पे। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून्स सरफेस, ये अपनी शेडो छोड़ देती है मून के सरफेस पे। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। कभी आप फुल मून को देखना और उस पर आपको धब्बे धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, वो शेडोज हैं किसकी? माउंटेन्स की, प्लेन्स की या डिप्रेशंस की, जो गड्ढे बने हुए हैं वहाँ पे। इन डिप्रेशंस की क्या है? वो शेडो हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, किन के अलावा, तारों के अलावा, ग्रहों के अलावा, उपग्रहों के अलावा, देयर आर न्यूमरस टेनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। और भी ऐसी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। इनको क्या बोला गया है? एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स क्या है? ये किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं? ये भी सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड बेल्ट अगर आपको मैं पिक्चर में दिखाऊं, ये किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। मैं आपको दिखाती हूँ फिगर में। ये देखिए, ये क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. तो जो वैज्ञानिक है वो इन एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये भी किसी प्लेनेट का पार्ट हो सकते हैं या पार्ट हैं जो बहुत साल पहले, कई सालों पहले एक्सप्लोड, यानी वो खत्म हो चुका है, फूट चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है। तो उसके ये प्लेनेट के क्या है? पार्ट्स है जो फ्रीली यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो एस्ट्रॉइड्स आपने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे मेटेओरॉइड्स के बारे में। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेओरॉइड्स। तो जो मीटेओरॉइड्स हैं ये भी एस्ट्रॉइड्स की तरह क्या करते हैं? सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये चट्टाने हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं। समटाइम्स दीज मीटेओरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ऐसा होता है ये पृथ्वी पर भी क्या आ जाते हैं? पृथ्वी के वातावरण में एंटर कर जाते हैं और एक ये ड्रॉप कर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे हम कह देते हैं कि तारा टूट रहा है, एक सडनली एक पत्थर गिरता है और उसके क्या होती है? आग लगी होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से इनमें ऐसा होता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है, एक रोशनी दिखाई देती है बहुत ही चमकदार। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। कई बार ऐसा होता है कंप्लीटली वो जला हुआ नहीं होता मीटियोर, वो अर्थ पे गिर जाता है और यहाँ पे एक होलो बना देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये? डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। जब क्लियर स्काई होता है, आसमान साफ होता है, हमें तारे दिखाई देते हैं, ठीक है, चमकदार तारों की रात में आपने कभी देखा है कि एक वाइट वाइट सा बैंड दिखता है आपको, जस्ट ऐसे जैसे ये पिक्चर में है। ठीक है, तो वो क्या होता है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी इसमें कितने होते हैं? बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ये दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये वाइटिश जो आपको बैंड दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला गया? मिल्की वे गैलेक्सी बोला गया है। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा जो सौर परिवार है, हमारा सौर मंडल है, वो किसका पार्ट है? कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। अब पुराने समय में भारत में एक धारणा बनी, एक इमेजिन किया गया इसको ऐसे माना गया जैसे ये एक कोई रिवर है। ठीक है, वाइट रिवर है, इसको ऐसे इमेजिन किया गया जैसे कि लाइट क्या कर रही है? रिवर की तरह, नदी की तरह फ्लो कर रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। तो रिवर की वजह से इसको क्या नाम दिया गया? आकाश बोलते हैं आसमान को और गंगा रिवर का नाम है, तो इसको नाम दिया गया आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी किसको बोलते हैं? ये ऐसा एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तारे हैं, इसमें बहुत डस्ट के, धूल के बादल हैं, बहुत सारी गैसें हैं, तो ये सब मिलके क्या बनते हैं? गैलेक्सी बनते हैं। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो एक ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज है, यही नहीं कि अकेली मिल्की वे गैलेक्सी, नहीं, बहुत सारी हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो इसी से हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, ये कितना बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो वैज्ञानिक हैं अभी भी वो खोजों में लगे हुए हैं कि और क्या क्या इसमें मिल रहा है या मिल सकता है, या हमारे ब्रह्मांड में और क्या क्या है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। इसके साइज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि हम और आप इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का क्या है? एक हिस्सा है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ये देखिए पिक्चर में, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। क्या आप मतलब कि रिलेट कर सकते हो कि आप यूनिवर्स का आप हिस्सा हो? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी विच इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर। यानी ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझा दूं अगर मैं, तो ये कहते हैं कि
ये एक कोई यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी है हमारी जिसमें हम हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो उसी मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है, हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, और उसी सोलर सिस्टम में क्या है, हमारा अर्थ है। 8 जो प्लेनेट हैं टोटल, उनमें से एक क्या है, अर्थ, और उसी अर्थ पे हम रह रहे हैं। तो ये हम क्या है, इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, हम कैसे इस यूनिवर्स के साथ फिट हुए हुए हैं। यही पे आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर एक लाइन, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ NCERT गेटवे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें। रिसेंट NCERT MCQs की फ्री सीरीज़ भी मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट की हुई है, प्लीज़ जिन्होंने वो नहीं देखी वो भी चेक कीजिए। और मैंने हिस्ट्री के भी NCERT डाली हुई है, वो भी देखिए। अब मैंने जियोग्राफी की स्टार्ट की है, तो ऐसे ही मैं क्लास 6 से लेकर 12th की सभी NCERTs को इस चैनल पर कम्प्लीटली पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप जुड़िए इस चैनल के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।